नमस्कार दोस्तों, जीएस विद शैलेंद्र नामक इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम में हम लोग क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस अपने अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अभी तक संविधान के निर्माण की प्रक्रिया नामक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लिया है। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके विदेशी स्रोत क्या क्या है। हमारे भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अवगत हैं कि हमारे संविधान पर बहुत सारे विदेशी संविधानों के विशिष्ट प्रावधानों का प्रभाव है, या यूं कह सकते हैं कि हमने अपने संविधान में कुछ विशिष्ट तत्वों को विदेशी संविधानों से अधिग्रहित किया है। लेकिन तो एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या हमारा संविधान एक उधार का थैला है? जैसा एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जिसकी चर्चा हम अंतिम रूप से कंक्लूजन के रूप में देखेंगे कि क्या हमारा संविधान अगर विदेशी स्रोतों से लिया गया, जैसे ब्रिटेन से हमने संविधान में कुछ प्रावधान लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो रूस था सोवियत रूस उसके संविधान से कुछ प्रावधान हमने लिए हैं, फ्रांस से लिया है, जापान से लिया है, जर्मनी के, साउथ अफ्रीका से, तो क्या हमारा संविधान एक उधार का थैला है? एक बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न रहा है जो आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है इस टॉपिक से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। तो हम लोग उस पर अंतिम में एक निष्कर्ष रूप में चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले जो तथ्यात्मक पक्ष है इसका, कि उन प्रावधानों की चर्चा करें जो किस देश के संविधानों से ली गई हैं और उनका वो जो टर्म है, जो वो शब्द है, उसका अर्थ क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान पर जो है ब्रिटेन का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। अगर हम देश के रूप में देखें तो ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान हमने लिया है उसकी जरा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था अगर आपने मूल रूप से समझ लिया है कि हमने ब्रिटेन से लिया है, तो बहुत सारी उससे जुड़ी हुई चीजें जो तथ्य हैं वो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, ये याद करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम लगभग 1757 से लेकर, अगर हम देखें संवैधानिक विकास के क्रम में देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया और तब से लेकर 1935 के अधिनियम तक भारत को जो अनुभव प्राप्त हुए थे वो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर शासन प्रणाली स्थापित की थी, उन शासन प्रणालियों का अनुभव हमने लिया था। और तो हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो जो विकास क्रम में कई चीजें जो डेवलप हुई हमारी शासन व्यवस्था में भारत में, उसको हमने, जो उसकी विशिष्ट बात थी, जो उसको हमने भारतीय परिवेश में ढालकर उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको वैसे ही कि वैसे रहने दिया, उसका उन्मूलन पूर्णतया नहीं किया। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में जिस प्रकार से थी, तो हम लोगों ने, अगर आपने 73 से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक के संवैधानिक विकास को देखा, तो आपने देखा धीरे धीरे कैसे एक छोटे से एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर की, वहां से विकसित होते होते जो है एक द्विसदनात्मक व्यवस्था के रूप में भारत में शासन प्रणाली के लिए विधायिका की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो हमारा अनुभव पूर्व था, तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को एज इट इज लिया, जो कि ब्रिटेन के संविधान से है। ठीक है, और हमने अगर संसदीय शासन प्रणाली ले लिया तो संसद के सदस्यों का, यानी कि संसद का जो विशेषाधिकार है, उसको भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया है। संसद को विशेषाधिकार दिया गया। फिर संसदीय शासन प्रणाली में जो है शासन प्रशासन वो मंत्रियों के एक समूह के हाथ में होता है, यानी कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल होती है वो एक निरंकुश सत्ता नहीं होती कि वो सत्ता प्राप्त कर ली तो वो निरंकुश रूप से शासन करती है। उस पर जो आम सभा होती है, यानी कि जो लोकसभा है हमारी, उसका नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रियों का जो समूह होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति। तो ये हम लोगों ने देख लिया सामूहिक रूप से। उत्तरदायी होने का मतलब क्या है कि अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, फिर विधि का शासन, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रशासन चलाया जाएगा, जो भी शासन चलाया जाएगा वो विधि के द्वारा चलाया जाएगा। औपचारिक रूप से किसी के आदेश, किसी के मौखिक आदेशों के फलस्वरूप कोई भी कार्यवाही यहाँ संपन्न नहीं होगी। जो भी न्याय निर्णय है वो विधि बनाकर ही पूरे देश में क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि विधि का शासन होना चाहिए। और विधायी प्रक्रिया
और इसके लिए भी उन्होंने बताया कि अच्छा विधियां जो बनेंगी उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका भी जो है तरीका हम लोगों ने, उसकी भी जो प्रक्रिया होगी वो भी निश्चित होनी चाहिए, वो भी एक जो है समुचित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे संविधान में बताया भी गया है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां पर कोई विधेयक आता है एक सदन में, वहां भी 2 सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और वहां दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात कोई विधेयक जो है वो पहुंचता है फिर महारानी क्राउन के पास, और फिर वो जब सिग्नेचर हो जाता है उस पर, तो वो विधेयक विधि बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे भारत में कोई भी विधेयक जो है वो रखा जाता है, किसी एक सदन में रखा जाएगा, पहले वो निम्न सदन यानी लोकसभा से पारित हो सकता है, फिर राज्यसभा से, मतलब एक सदन में कहीं पारित हो, फिर दूसरे सदन से पारित हो, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर अनुमति दे देता है तब वो विधेयक बन जाता है विधि। ये है प्रक्रिया विधि बनने की, तो उस प्रक्रिया का भी समुचित पालन होना चाहिए। ये प्रक्रियाएं जो है ब्रिटेन से हमने लिए अडॉप्ट की, बिल्कुल ब्रिटेन के समान ये प्रक्रिया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स नाम की 2 सदन है, और यहाँ पर उसी प्रकार से उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। वहां पर निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। फिर एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। भारत में देखिए, अमेरिका में जो है, अमेरिका राज्यों का एक संघ है, भारत भी राज्यों का संघ है, अभी हम लोग इस पे और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो संघ जो बना है वो वहां के 50 राज्यों के आपसी समझौते के आधार पर बना है, इसलिए वहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रमाण पत्र उनके पास होता है, एक तो वो जिस राज्य के निवासी हैं उसका, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत में हम लोगों ने आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता के सिस्टम को अडॉप्ट किया। हम विभिन्न राज्यों के निवासी हो सकते हैं, डोमिसाइल हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो सकता है, लेकिन हम सिटीजन भारत के हैं। ठीक है, ये बात हमको जाननी है। उसके बाद राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो भी ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट की है। देखिए, राष्ट्रपति का पद तो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रपति जो होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान शक्तिशाली नहीं है। हमारे पद हमने वहां से लिया, ठीक है, क्योंकि हम एक रिपब्लिक कंट्री है। अभी हम आगे देखेंगे, रिपब्लिक कंट्री का मतलब ये होता है जहां का हेड ऑफ नेशन जो है वो निर्वाचित होकर आता हो। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं है, ब्रिटेन में महारानी या एक राजघराने जो है उनके वंशानुगत रूप से राज्य के प्रमुख का पद उन्हीं को अलॉट है। लेकिन जो उसकी संवैधानिक स्थिति है, जिस प्रकार वहां पर संसद को शक्ति है, संसद जो विधेयक पारित करके क्राउन को भेज देता है उस पर उनको अनुमति देना बाध्यकारी है, एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति को, यद्यपि वो इस मामले में भिन्न है कि वह अनुवांशिक नहीं है, वो निर्वाचित प्रतिनिधि है, वो निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा हेड ऑफ नेशन या राष्ट्रपति के पद पर वह आसीन हुआ है, लेकिन वो भी संसद की शक्ति के सम्मुख वो उसकी स्थिति कमजोर है, एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि संसद के द्वारा जो विधेयक पारित कर उसको भेजे जाते हैं उस पर वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। एक बार वो उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा उस विधेयक को संसद पारित करके भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी होता है। तो एक तरह से जो संवैधानिक स्थिति है कमोबेश जो ब्रिटेन में जो महारानी की है, वही स्थिति यहाँ पर राष्ट्रपति की है। ठीक है, तो पद तो हमारा अमेरिका से है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं, जो उसका पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो अमेरिका के ब्रिटेन की महारानी के समान है। तो ये पॉइंट्स जो थे वो ब्रिटेन के से लिए हमने, और इनके टर्म को हम लोगों ने भी समझा कि ये टर्म है क्या। अब आइए देखें हम अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो फंडामेंटल राइट, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का वो देश था सबसे प्रमुख जिसने अपने संविधान में नागरिकों को राज्यों के विरुद्ध कुछ अधिकार सुनिश्चित रूप से प्रदान किए। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको राज्य किसी भी परिस्थिति में नागरिकों से छीन नहीं सकता, विधि बनाकर, साधारण विधि बनाकर तो नहीं छीन सकता। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सामान्य सिद्धांत यही है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है
संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है। आज भी देखें आप, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर विधायिका का प्रभाव या कार्यपालिका का प्रभाव नगण्य है। न्यायपालिका को अपने समस्त कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी श्रेणी के कर्मचारी से लेकर वो न्यायाधीशों के चयन प्रक्रिया को स्वतः संचालित किया जाता है। वो ऑटोनोमस है उसमें अपने नियुक्तियों को लेकर, उनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें आदि सबके निर्धारण के लिए उसमें कार्यपालिका या विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि हम न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है, न्यायपालिका हमारे संविधान का संरक्षक है, उसको स्वतंत्र रहना होगा ताकि उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, वो निष्पक्ष रूप से संविधान के अनुपालन में कार्यों को संपन्न कर सके। ठीक है, फिर जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन उसकी शक्तियां जो है बहुत विशेष नहीं है हमारे जो है भारत में उपराष्ट्रपति की। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। देखिए, जैसे हमने यह कहा कि जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, तो उसी को टर्म से आप इसको लिंक कर सकते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र तभी हो सकती है जब उसको, ये तो हमने देखा इस पॉइंट को, सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उसके पास है, प्लस उसको हटाने का अधिकार, हटाने की जो प्रक्रिया वो भी इतनी आसान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को इतनी साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता। उसको हटाने के लिए एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो बिल्कुल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है महाभियोग, उसी के समान होती है लगभग। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो एक कठिन प्रक्रिया से हटाया जाता है ताकि उस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराया जा सके। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लगभग उसी जैसा टर्म मिलता जुलता है। राष्ट्रपति को भी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। भारत में राष्ट्रपति एक बार अपॉइंट हो गया तो फिर उसको एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि वो प्रक्रिया है क्या। अभी हम मोटा बस इतना समझे कि एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा, ऐसे साधारण प्रक्रिया के द्वारा नहीं, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया सकता है, जिसको हम महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 2 पॉइंट्स और हैं। ये एक न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है, हमारे संविधान में। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत क्या है कि न्यायपालिका को एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वह देखती है कि कार्यपालिका विधायिका जो कानून बनाए वो संविधान के सम्मत हो। यानी कि अगर विधायिका में किसी एक दल की प्रचंड बहुमत हो तो क्या वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध कानून पारित करा सकता है। मान लीजिए कोई दल है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और उसी प्रकार से राज्यसभा में उसको बहुमत प्राप्त है, तो क्या वो संविधान के विरुद्ध जाकर, उसके प्रावधानों के विरुद्ध जाकर कोई कानून विधि निर्माण कर सकता है? कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो ये देख सकता है कि यदि वो कानून विधि सम्मत नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नष्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे कानूनों को वो नल घोषित कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है जो विधायिका की मनमानी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता जो ये बताता है कि हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है, जो कि भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया गया, और उससे ऊपर कोई पद या कोई भी संस्था नहीं है। अब कनाडा के संविधान से देखिए क्या लिया गया है। हमने देखा कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय शासन। भारत जो है वो एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, और अमेरिका भी संघीय शासन वाली व्यवस्था वाला देश है। लेकिन हमारा जो संघ है अमेरिका के संघ से बिल्कुल भिन्न है। हमारा संघ कनाडा के संघ से किस मिलता जुलता है। अच्छा, ये कनाडा का संघ कैसा मिलता जुलता है? देखिए, अमेरिका का जो संघ है वो 50 राज्यों का आपसी समझौता के द्वारा वो एक साथ आए, और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया, वो राज्य मिलकर, और उन्होंने अपने अधिकारों को एक निश्चित खांचे में बांट लिया, जहां पर वहां पे राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है, वो उनके अधिकार निश्चित कर दिए गए, वो अपना काम देखते हैं। उसी प्रकार से भारत के लिए भी हमने संघीय शासन व्यवस्था में इस प्रकार की संरचना को अपनाया है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारे यहाँ राज्यों से समझौता नहीं किया गया है।
एक प्राकृतिक रूप से उसको एक इकाई का अंग माना गया है। जो भारत एक प्राकृतिक इकाई है, उसके घटक हैं ये सारे राज्य, और उनकी सीमाओं में जब चाहे तब फेरबदल भारत की सरकार कर सकती है बिना उन राज्यों से पूछे। तो यानी कि जो शक्तियां हैं हमारे संविधान के द्वारा वो झुकी हुई हैं किधर? केंद्र की ओर। हमने पूर्णतः केंद्रीय शासन नहीं अपनाया और हमने पूर्णतः संघीय शासन ढांचे को नहीं अपनाया, बल्कि उन दोनों के बीच मतलब संघीय स्वरूप को अपनाया, लेकिन उसमें झुकाव जो है वो केंद्रीय शासन की ओर ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो है मजबूत केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था को हमने अपनाया, जो लगभग कनाडा के संघीय ढांचे से मिलता जुलता है। अच्छा, जब मजबूत केंद्र अपना के साथ आपने संघीय ढांचा अपनाया, तो संघीय ढांचे में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। एक राज्य सूची होती है और एक जो है संघ सूची होती है, जिनमें उन दोनों के कार्य बांट दिए जाते हैं, उनमें बीच कोई टकराव नहीं होता। इसी प्रकार से एक समवर्ती सूची का भी प्रावधान बना दिया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पर दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा विषय जो इन तीनों में ना वर्णित किया गया हो, यानी वो अवशिष्ट विषय है, तो वो उस पर शासन कौन चलाएगा? उस पर शासन चलाएगा संघ सरकार, उस पर कानून बनाएगी संघ सरकार। तो जाहिर सी बात है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा हमने अपनाया है, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। ठीक है, और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी संघीय ढांचे के अनुरूप है। केंद्र की ओर झुका हुआ हमारा संविधान है, तो राज्यों पर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से एक नियंत्रण या हस्तक्षेप करती रहती है। ये कनाडा से हम लोगों ने इन 3 बिंदुओं को लिया है, 3 प्रावधानों को। अब आइए आयरलैंड की बात करें। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि नीति निदेशक तत्वों को हमने लिया है। नीति निदेशक तत्व, इस पर हम लोग और गंभीर रूप से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बस सिर्फ इतना जान लें कि नीति निदेशक तत्व ऐसे हैं वो तत्व जो राज्य को नीतियों के निर्माण के समय निर्देशित करते हैं कि आप इस प्रकार से शासन चलाइए, इस प्रकार से शासन करिए, इन तत्वों को अपने शासन प्रणाली में सम्मिलित करिए। तो ये प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली हमने कहां से लिया? वो भी आयरलैंड से। हमारी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली क्या है? वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। हम भारत के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हम जनता के रूप में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं हमारी ओर से। तो वो प्रणाली जो है वो हमने आयरलैंड से लिया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्रों से व्यक्तियों का मनोनयन, हम देखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। वो चुनाव से नहीं आते हैं, वो मनोनीत होकर आते हैं 12 सदस्य, जो कि साहित्य, कला, समाज विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए रहते हैं, उनको शामिल कर दिया है, उसमें मनोनीत किया जाता है। तो ये सिस्टम भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में क्या है? जो स्पष्ट रूप से शक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, एक राज्य सूची और एक संघ सूची, और दोनों अपना अपना स्वतंत्र होकर काम करते हैं। लेकिन हमारे भारत में हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान में इसी प्रकार की व्यवस्था, जिसमें समवर्ती सूची का भी प्रावधान है कि कुछ ऐसे विषय हों जो इस पे दोनों सरकारें मिलकर काम करें और उस क्षेत्र का उन्नयन करें, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत की समवर्ती सूची के 2 प्रमुख विषय हैं, और शिक्षा पर केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है, दोनों मिलकर शिक्षा के उन्नयन पे काम करते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य की सुविधाओं को निर्मित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर सकते हैं, वहां पे उनके विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन राज्य सरकारें उसी सीमा तक काम कर सकती हैं जिस सीमा तक वो केंद्र के द्वारा बनाए प्रावधानों का उल्लंघन ना करती हो। यदि उस समवर्ती सूची में कोई विषय पर कानून बनाती है राज्य सरकार, तो उसी सीमा तक वो पालन किया जाएगा जिस सीमा तक वो केंद्र सरकार के बनाए कानूनों का उल्लंघन नहीं करती हो। यानी कि जब केंद्र सरकार भी अगर कानून बनाती है तो उसका जहां पे क्लैश की स्थिति होगी, वहां पे केंद्र सरकार के बनाए प्रावधानों को ही लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सदनों की संयुक्त बैठक का क्या मतलब है कि देखिए, हमारे वहां भी हम लोगों ने प्रोसेस देखा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कि पहले किसी एक सदन में विधेयक को रखा जाएगा, फिर दूसरे सदन में विधेयक को रखा जाएगा,
और दोनों सदनों से जब वो अलग अलग पारित हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो वो विधेयक बन जाता है अधिनियम या विधि। लेकिन अगर हम थोड़ा देखें पिछले स्टेप में कि अगर वो विधेयक एक सदन में पारित हुआ और दूसरे सदन में गया और दूसरा सदन उस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर उसको सहमत नहीं है वो दूसरा सदन, वो उस पर कुछ बदलावों की मांग करता है, परिवर्तनों की मांग करता है, लेकिन पहला सदन उस परिवर्तन को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक संघर्ष की स्थिति या कह सकते हैं एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई कि दोनों सदनों को उस विधेयक पर मत है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आह्वान कर सकता है बैठने के लिए कि आप बैठिए, उस विधेयक पर विचार करिए और फिर मतदान करें और फिर निर्णय जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही सदन की संयुक्त अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये प्रावधान जो संयुक्त बैठक की है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब जर्मनी से क्या लिया गया ये जरा देख लिया जाए। तो जर्मनी से लिया गया है एक प्रावधान कि आपातकाल के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो हमने अमेरिका से लिया है, जो राज्यों के विरुद्ध होते हैं, जिनको साधारण विधि के द्वारा राज्य नहीं छीन सकते, लेकिन आपातकाल के दौरान चूंकि सरकार देश के सम्मुख एक संकट होगा, आपातकाल के दौरान किस प्रकार संकट होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन आपातकाल तभी लागू होता है जब देश पे कोई संकट हो। तो उस संकट की स्थिति में राज्य सरकारों को जो है उस चुनौती से निपटने पे ध्यान देने के लिए एक सहूलियत दी गई कि उस समय जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपातकाल में भी बने रहते हैं, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है, सिद्धांत है कि उसको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ को, और कुछ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये प्रावधान हमने लिया है जर्मनी से। ये कब होंगे आपातकाल हम जब पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? देखिए, हमारा जो संविधान है उसकी सबसे बेहतर खूबसूरती क्या है कि वो एक लचीला संविधान भी है। उसमें जो प्रावधान है, कुछ ऐसे प्रावधान है जो बहुत कठोर है, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बहुत ही आसानी से बदली जा सकती हैं। जो समय के साथ बदलने के लिए हमारे संविधान को 1950 में बनाया गया था, उसको इस प्रकार बनाया गया था कि वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों और बदलते हुए परिवेश के साथ अनुकूलन स्थापित कर सके। इसलिए उसमें अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अब वो संशोधन किस प्रकार होगा उसमें वो बताया गया है कि उस प्रक्रिया के, तो उसमें 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। जब हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जाने कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है और उसकी प्रक्रिया जो बताई गई है वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और उच्च सदन जो हमारा राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा वो भी दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के चुनाव में आप भाग नहीं लेते हैं, आप लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अपने सांसद का चुनाव करते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव आप नहीं करते हैं, बल्कि आपकी विधायिका के लोग करते हैं, आपके राज्य की विधायिका के लोग करते हैं। आपके विधायक जो चुने जाते हैं आपकी ओर से, वो आपकी ओर से मतदान करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ है कि कोई भी कानून तभी वैध माना जाएगा जब वह जो प्रोसेस ड्यू है, जो प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस के अनुसार ही वो अधिनियमित हो। कोई भी अधिनियम तभी वैध होगा जब वो निश्चित प्रक्रियाओं के पालन के उपरांत ही अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया हो। जैसे हमने देखा कि वो सदन से पारित होना चाहिए, ये दोनों सदनों से बारी बारी, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तब वो हमारा विधि बनेगा वो विधेयक। और कुछ मामलों में हम देखते हैं कि वो आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि उन प्रक्रियाओं का पालन जब करके जो अधिनियम बनता है वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा कानून होता है और उसी का अनुपालन किया जाएगा, अन्यथा वो अधिनियम अवैध होगा। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जिसको बाद में जोड़ा गया था संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। ये मौलिक कर्तव्य लिया गया, यानी कि हमारा अधिकार ही नहीं है, सिर्फ हमने मौलिक अधिकार के रूप में अमेरिका के संविधान से लिया है मौलिक अधिकार को,
लेकिन हमारे अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। उन कर्तव्यों को कहाँ से लिया कि वो प्रावधान हमने लिया संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया कि राज्यों के नागरिकों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए सिर्फ उनको अधिकार ही नहीं बल्कि उनके कुछ कर्तव्य भी निश्चित रूप से होने चाहिए। तो वो हमने लिया है पूर्व सोवियत संघ से। फिर और क्या लिया है सोवियत संघ से? सोवियत संघ में कि जो हमारी प्रस्तावना है, अभी हम लोग प्रस्तावना को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा दी गई है वो हमने सोवियत संघ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रस्तावना में शामिल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा, न्याय 3 प्रकार के न्याय की अवधारणा हमारी प्रस्तावना में है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसकी परिकल्पना हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन पद्धति वो है जिसमें हमारा जो हेड ऑफ नेशन है वो चुनकर आए एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है। और जो ऑफिस होते हैं, जो पब्लिक ऑफिस होता है वो देश के किसी भी नागरिक के लिए ओपन होता है। सामान्यतः यही समझे, अभी हम लोग आगे और डिटेल इसको देखेंगे। तो हमने ये व्यवस्था कहाँ से ली? हमने फ्रांस से लिया, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। भारत एक गणतंत्र भी है, लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत एक गणतंत्र भी है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिया कि प्रस्तावना में जो शामिल जो आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। एक्चुअली ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, ये तीनों जो है नारे थे, उस नारों में ये 3 मूल दर्शन जो थे वो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और उसने दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित किया और दुनिया के तमाम देशों ने अपने संविधानों में इन आदर्शों को शामिल किया। और भारत भी उसी में से एक देश है जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस के संविधान में, जो फ्रांस की क्रांति थी, वहां से अडॉप्ट किया, ठीक है। ये तो विभिन्न देशों की बात हो गई जहां से हमने मूल बातें ली हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो हम लोगों ने देखा था, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रावधान जो हैं हमने विभिन्न देशों के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो क्या इस आधार पे हम यह कहना उचित होगा कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है? तो अभी आप देखें, जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अपने संविधान से रिलेटेड, संविधान के निर्माण में, वो सबसे शुरुआत हमने देखा भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वो सफर शुरू हुआ और 1935 के भारत शासन अधिनियम में आकर समाप्त हुआ। और उस सफर के दौरान भारत में विभिन्न संस्थाएं बीजारोपित होते होते एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुकी थी, चाहे वो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, प्रांतों में विधायिका हो, वहाँ पे वहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति हो, वहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना, वहाँ की मंत्रिमंडल हो, वहाँ पे राज्यों के आधार पे शक्तियों का विभाजन हो, राज्यों को दे दिया गया हो, शक्तियाँ काम कर लिया, केंद्र को शक्तियाँ अलॉट कर दी गई राज्य और केंद्र के आधार पर, ठीक है। 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो हम देखें कि उस यात्रा के क्रम में 1773 से 1935 की यात्रा के क्रम में 1935 का अधिनियम बहुत विस्तृत अधिनियम था। लास्ट क्लास आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जरूर पिछली क्लासों को जरूर देखें। तो 1935 के अधिनियम में देखें तो उस अधिनियम की में जो अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 200 से 225 अनुच्छेद एज इट इज हमने रख लिए, यानी हमारे संविधान का लगभग 70% भाग जो है वो 1935 के अधिनियम से ही प्रभावित है, ठीक है। जैसे आप देखें लोक सेवा आयोग का प्रावधान हम लोगों ने संविधान के 1935 के अधिनियम से लिया। आपातकालीन उपबंध जो होंगे हमारे, जो राष्ट्रीय आपात है या वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया। शक्तियों का विभाजन जो केंद्र और राज्यों के बीच है, और समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से लिया। संकट काल में राष्ट्रपति किस प्रकार से आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है, ये हम लेते हैं 1935 के अधिनियम से लिया। तो ऐसे तमाम प्रावधान हैं, यानी बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान का जो सर्वाधिक प्रभावित है वो हमारे उस यात्रा अनुभव का है, जो 1773 से शुरू होते होते 1935 के अधिनियम में एक बृहद रूप में हमारे सामने था। और हमने अपने संविधान में इस अधिनियम के बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया। इसकी भाषा, इसका उद्देश्य जो हमारे संविधान का, वो 1935 के अधिनियम से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। आप यूं देखें कि 200 से अधिक अनुच्छेद हमने अडॉप्ट किया बिल्कुल एज इट इज 1935 के अधिनियम से। तो इस प्रकार से ये कहना कि हमारा संविधान हमारा उधार का थैला है, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे उन व्यापक अनुभवों का,
जो पिछले 150 वर्षों से लगभग हमारे अनुभव जनित जो व्यवहार में आ गए, जो हमारे अनुभव थे जो व्यवहार में आए, वो भले ही भारत पर शासन करने के लिए पहले ब्रिटेन से आरोपित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो चेक और बैलेंस और सुधार की प्रक्रिया जो चल रही थी, जो भारत को राइट्स दिए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक आंदोलन जो चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसका दबाव भी था और उस क्रमिक रूप से उसमें वो चीजें जोड़ चकर भारतीयों को प्रस्तुत की जा रही थी। तो हमारा जो अनुभव था पिछले 150 सालों का, जो ब्रिटेन का यहाँ पर आधिपत्य था, उन अनुभवों के द्वारा हमने जो एक संरचना खड़ी की, उसका प्रभाव हमारे संविधान में दिखाई देता है। और ये कहीं से अनुचित नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि 150 वर्षों से एक व्यवस्था को जन्म दिया, उस व्यवस्था में हम रहने के आदी हो गए हैं, हमने उस व्यवस्था को बिल्कुल गूढ़ तरीके से समझ लिया है, तो अचानक उस व्यवस्था को फेंक कर उखाड़ फेंकें और नई व्यवस्था को अडॉप्ट कर लें जिसका हमें अनुभव नहीं हो, तो इसमें कोई समझदारी नहीं थी। हाँ, उन्होंने, और ये समझदारी उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं ने की भी, कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो हमने व्यवस्था स्थापित कर ली थी, उस दौरान तक हमने उन व्यवस्थाओं को भारतीय परिवेश में ढाल लिया। जो उसमें बदलाव करने थे वो एक लोकतंत्रात्मक भारत में जो होना चाहिए उसके अनुरूप बदलाव कर लिया। उस सिस्टम को एक डेमोक्रेटिक इंडिया के अकॉर्डिंग उसको ढाल दिया गया। तो इसमें कहीं से इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। और विभिन्न देशों से जो चीजें ली गई हैं, तो देखिए दुनिया में सभी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर एक अच्छे प्रयास और अच्छे दर्शन, अच्छे फिलॉसफी को समावेशित किया गया था, तो उसको अडॉप्ट किया, अच्छे दर्शन को। ये हमेशा से होता आया है। उन देशों ने भी विभिन्न घटनाओं और विभिन्न जो है परिस्थितियों के अनुभवों से ही अपने वहां चीजें अडॉप्ट करके शामिल की थी। तो भारत ने भी उन देशों के अनुभवों से सीख कर जो है उन चीजों को शामिल किया। लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव रहा 1935 के भारत सरकार अधिनियम का था। इस प्रकार से भारत का संविधान जो है वो एक व्यापक अनुभव का परिणाम रहा, जिसको नवीनतम क्लेवर देने के लिए जो है अन्य देशों के संविधानों से प्रावधानों को शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है, भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ से राज्य के लोक सेवा आयोगों एवं अन्य जो परीक्षाएं होती हैं राज्य सरकारों की, उससे जरूर प्रश्न पूछता है। कभी स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न पूछ लेता है। यूपीएससी में भी कभी कभी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको जरूर याद रखना है आपको और इसको आपको याद करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मित्रों एक बात और कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा जो कार्य है ये अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपकी तैयारी में ये कुछ योगदान दे पा रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको अपने अन्य मित्रों जो प्रतियोगी छात्र हैं गंभीर, उन तक पहुंचाइए, ताकि इससे जो मेरा मनोबल है वो बढ़ेगा और मैं आपके लिए और गुणवत्तापरक वीडियोस और लेक्चर आपके लिए उपलब्ध करा पाऊंगा। ये पॉलिटी का सिस्टमैटिक हम चलेंगे, यहाँ कहीं भी डिरेल्ड होने वाली बात नहीं है कि कोई लोकप्रिय टॉपिक दिखे तो चर्चा में हम उस पर चलें। सिस्टमैटिक हम बेसिक से लेकर जो पॉलिटी का पूरा सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। एक एक टॉपिक, चाहे वो भले ही बुक से रटने वाली या याद करने वाला टॉपिक है, फिर भी उसमें हम गुंजाइश तलाशेंगे, देखेंगे उसमें क्या आपको, उसमें क्या समझ बन सकती है, क्या उसमें टॉपिक ऐसे हैं, क्या पॉइंट ऐसे हैं जिनकी अवधारणात्मक समझ में हमारा योगदान बन सकता है। उन सब की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप समर्थन देने के लिए और मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।